शहीद भरत तिवारी जी का इनकाउंटर नहीं बल्कि उनका हत्या किया गया था। आज की इस वीडियो में मैं प्रूफ कर दूंगा। क्या शहीद भरत तिवारी जी ही इस जनरेशन के भगत सिंह हैं? भरत तिवारी जी के साथ जो हुआ वो इसका प्रेडिक्शन मतलब ये उसके बारे में पहले ही बता चुके थे। क्या भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ वो सम्राट चौधरी के दबाव में हुआ? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं मिथिलेश द राष्ट्रवादी। शहीद भरत भूषण तिवारी जी बिहार के भोजपुर के बिलौटी के रहने वाले थे, जहां पे उन्होंने बीएससी सेकेंड ईयर तक पढ़ाई किया। पढ़ाई तो उनका जारी ही था, लेकिन वो देखते हैं कि सिस्टम में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। फिर वो देखकर अपने पढ़ाई को एक साइड कर देते हैं, मतलब यूं कहें कि वो ड्रॉप दे देते हैं अपने पढ़ाई को, और गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो सिस्टम में भ्रष्टाचार चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे और कहीं ना कहीं भगत सिंह के पदचिन्ह पे चलने लगे और आगे चल के क्रांतिकारी बन गए। हालांकि शुरुआती दिनों में वो छोटी मोटी समस्याओं पे ध्यान देते थे, जैसे कागजी कार्रवाई करवाना हो, सड़क और बिजली के लिए आवाज उठाना हो, गरीबों का सहायता करना, भ्रष्ट अधिकारी से भिड़ जाना। पर धीरे धीरे वो भ्रष्ट सिस्टम के गहराई को समझते हैं कि ये सिर्फ लोकल स्तर पे नहीं है, बल्कि इसका शुरुआत उच्च स्तर से हो रहा है। इसी के साथ उनके जीवन में असली क्रांति 2024 में शुरू होती है, जिसका एक उदाहरण आप इस फेसबुक पोस्ट से देख सकते हैं। शहीद भरत तिवारी जी अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखते हैं, सत्य और धर्म के रास्तों पर भी जब तक शांति के सारे रास्ते खत्म ना हो जाएं, तब तक युद्ध को टालते रहना चाहिए। तो अब आगे कुछ दिनों में मैं बिहार के मुख्यमंत्री और भोजपुर प्रशासन को आने वाले युद्ध के लिए आगाह यानी वार्निंग दूंगा, क्योंकि युद्ध का पहला नियम निवेदन करें, विनती करें और अपने समाज के हक में मांगे, तो ये सभी नियम मैंने पूरा कर दिया है। तो आगे चलकर ये नहीं बोल पाएंगे कि मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं बोला। दूसरा नियम युद्ध ना हो, इसके लिए आगे वालों को वार्निंग दे ताकि वहां भी वो संभल जाए। तीसरा नियम, और जब युद्ध के सिवा कोई विकल्प ही ना बचे तो रणभूमि में कूद जाएं। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंत में आप बचते हैं या फिर सामने वाला, लेकिन ऐसे युद्ध में किसी को मारूंगा थोड़ी ना। मैं कोई आतंकवादी, उग्रवादी, देश विरोधी या फिर कोई आईएसआईएस का संगठन के लोग थोड़ी ना हैं। अपना पद छोड़ने के लिए ये लोग भी एक आम नागरिक ही कहलाएंगे। तो मेरी मजबूरी है, मैं एक आम नागरिक को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरे जान के ऊपर किसी प्रकार का हमला ना हो। तो इस युद्ध में मैं आगे वाला का नहीं, अपना बलिदान दूंगा, और वो बलिदान किस प्रकार का होगा आपको जब मैं रणभूमि में कूद जाऊंगा तो बता दूंगा। और ऐसा बलिदान दूंगा कि ये केवल हमारे गांव और हमारे समाज के लिए ही नहीं, अपितु पूरे राज्य और हमारे पूरे देश के लिए सार्थक होगा। उससे ऐसी चिंगारी निकलेगी कि हमारे देश में, पूरे देश में आग की तरह फैलकर ऐसे लापरवाह राजनेताओं का साम्राज्य को भस्म कर देगी। ऐसे राजनेताओं को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सीएम योगी जी से कुछ सीखना चाहिए कि देश को कैसे हर क्षेत्र में आगे चलाना चाहिए। और आप सभी ये ना सोचे कि मैं जो भी बात बोल रहा हूं वो भोजपुर प्रशासन को पता ही नहीं था, या वो किसी को बाद में बोले कि मुझे इस बारे में जानकारी ही नहीं या नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं ये सभी बातें उन लोगों के पास भी भेजता हूं। मैं कोई छिपकर थोड़ी ना बोल रहा हूं, वो मेरी हर एक्टिविटी पे नजर रखते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। शहीद भरत भूषण तिवारी जी के अंदर चिंगारी तब भड़क उठती है जब बीते साल 2025 में जवैनिया गांव में बाढ़ आता है और पूरा गांव बाढ़ में सम्माहित हो जाता है। ना कोई मंत्री, नेता, कोई नहीं आता है। इनके आवाज उठाने के बाद कुछ बड़े लेवल के अधिकारी तो आते हैं, लेकिन कोई आर्थिक स्थिति से, आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पाते हैं, ना ही कोई सरकारी फंड से मदद करते हैं। जो कोई बाढ़ पीड़ित को कोई एक छत दिया जाता है रहने के लिए, उनको खाने पीने के लिए सामान मुहैया कराया जाता है, वैसा कोई आर्थिक मदद या कोई किसी भी प्रकार का सरकारी मदद नहीं किया जाता है। जिसके बाद से लगातार भरत तिवारी जी आवाज उठाने लगते हैं और बड़े लेवल पे बड़े जो अधिकारी होते हैं उन तक अपना आवाज पहुंचाने लगते हैं। अब यही बात बड़े लेवल के अधिकारियों को हजम नहीं होता है और उनके आंख में ये कांटा के जैसे चुभने लगते हैं। फिर भी इतना कुछ होने के बाद बड़े लेवल के जो अधिकारी होते हैं इनका बात नहीं सुनते हैं। मतलब ये कितना भी आवाज उठा रहे थे, इनको इग्नोर कर दिया जा रहा था। तब सोचते हैं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको शस्त्र उठाना पड़ेगा। चूंकि ये भगत सिंह के पदचिन्ह पे चल रहे थे, जैसे भगत सिंह अपना बात मनवाने के लिए सभा में, जो सार्वजनिक जगह होता है, वहां पे बम फोड़े थे सबको अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए, वैसे ही ये सोचे भरत तिवारी जी कि हम भी एक शस्त्र उठाएंगे और सबको अपना बात मनवाएंगे, अपने ओर अट्रैक्ट करेंगे, और जितनी भी परेशानियां हैं हमारे गांव समाज की वो हम बड़े लेवल तक पहुंचाएंगे, बड़े अधिकारियों के पास। जैसे ही हथियार के साथ उनका
पहला वीडियो वायरल होता है जिनमें वो अपने घर में कुछ पुलिसकर्मियों के साथ कुछ वार्तालाप करते नजर आ रहे थे। इसके जस्ट बाद सम्राट चौधरी का एक बयान आता है जिसमें वो बोलते हैं कि डीजीपी ने बताया है कि वो मानसिक स्थिति से मतलब वो पागल है, और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे पुलिसकर्मियों को जो कोई भी हथियार दिखाएगा वो बच नहीं सकता, उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है, तो थोड़ा और बेहतर से हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता मंत्री से पूछना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जो 7 मर्डर के अभियुक्ति होके और सजा काट के आए हैं जेल से, या फिर जितने भी यहाँ नेता मंत्री हैं जिन पे बलात्कार का तो का मर्डर का जितना भी उन पे आरोप लगा है, उनको सजा मिला है, क्या उन पे भी ये कानून लागू होगा? और वो बिहार, वो भारत, ये लोग छोड़कर कब जाएंगे जितना ये लोग आरोपी बन के और नेता मंत्री में जाकर कुर्सी पे बैठे हुए हैं? ये लोग कब बिहार, कब भारत छोड़ेंगे और अपने ऊपर इनकाउंटर का आदेश कब दे रहे हैं? खैर छोड़िए, इस कहानी को आगे ले चलते हैं। सम्राट चौधरी के इस आदेश के बाद लगभग 17 पुलिसकर्मी आते हैं और भरत तिवारी के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद भरत तिवारी जी छत पे आते हैं और फेसबुक लाइव ऑन करके और पुलिस कर्मियों से भिड़ जाते हैं, जिसका एक छोटा सा क्लिप आप ये देखिए। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देख साला पागल है रे, साला तू सब पागल है रे। खोलना कवड़िया खोल, क्या बन गया रे? हैं? साला हिजड़ा है रे साला, और कुछ ना मिले तो पागल साबित कर रहा है रे पगला सब। चुप, कवड़ी खोल। हथियार जब्त किया जाए, बंद करना रहे साला हाथी हुआ सो कमारी का है मेरा सब निकलने वाला बंद किया है बाहर। चलो है लड़ो। छत पे पुलिस कर्मियों से काफी बहसबाजी होने के बाद पुलिसकर्मी तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन गुस्साए भरत तिवारी जी नहीं मानते हैं और वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी उनकी मां उनको रोकने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन भरत तिवारी जी को आया था बहुत ज्यादा गुस्सा, तो वो नहीं मानते हैं और उनके घर से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाते हैं। तभी पुलिसकर्मी चारों तरफ से फिर से उनको घेर लेती। तभी भरत तिवारी जी को समझ आ जाता है कि मेरा शहीद होने का वक्त आ गया है, अब हम मेरा जान नहीं बच पाएगा, जिससे वो फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे पुलिसकर्मियों द्वारा चारों तरफ से उनको घेरा गया है, चारों तरफ से गन ताना गया है उनपे। तभी पुलिसकर्मी, भ्रष्ट पुलिसकर्मी छल द्वारा उनको बोलते हैं कि आप अपना बंदूक फेंक दीजिए और समर्पण कर दीजिए, आपका पूरा बात माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ईमानदार भरत तिवारी समझ नहीं पाते हैं पुलिसकर्मियों का छल और गन फेंक कर खुद को सरेंडर कर देते हैं। तभी कैमरा ऑफ होती है और पुलिसकर्मियों द्वारा आनादोन फायरिंग होती है और भरत तिवारी के जांघ पे और पीठ पे लगती है और खबर आता है कि भरत तिवारी जी शहीद हो गए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भरत तिवारी जी का इनकाउंटर नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। इसको मैं प्रूफ करूंगा, तो आइए प्रूफ करता हूं। क्या आपने कभी इनकाउंटर नाम का वर्ड सुना है किसी संविधान के पन्ना में? मतलब आप लोग बहुत सुन रहे हैं ना कि भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हो गया तो भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनकाउंटर नाम का वर्ड संविधान के किसी भी पन्ना में उसका इनकाउंटर नाम का वर्ड का जिक्र नहीं किया गया है, न किसी कानून के पन्ना में। तो आखिर ये इनकाउंटर नाम इतना ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है? अब देखिए, अगर पुलिस का जो वर्ड है इनकाउंटर, इसका हम यूज कर लेते हैं, तो पुलिस इनकाउंटर तभी कर सकती है जब पुलिस पे कोई अपराधी हमला करे तो पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में उस पे गोली चला सकती है, एज अ मतलब इनकाउंटर उसको बोल सकते हैं। या फिर कोई खतरनाक अपराधी है जो पुलिस के चंगुल से भाग रहा हो तो पुलिस वहां पे उसको इनकाउंटर कर सकती है। लेकिन यहां पे एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है। पुलिस इनकाउंटर जो पैर के जो घुटना होता है उस घुटने के नीचे ही कर सकती है, मतलब घुटने के नीचे ही गोली चला सकती है, ऊपर नहीं। अगर ऊपर आप मारते हैं तो वो मर्डर के अंडर में आएगा।
तो पुलिस इस केस में, भरत तिवारी जी के केस में, एक भी गोली घुटने के नीचे नहीं मारी है। अंधाधुंध जो फायरिंग हुआ है वो घुटने के ऊपर ही हुआ है। इसलिए ये साफ साफ समझा जा सकता है कि ये कोई इनकाउंटर नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या है। यहां पे मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि भरत तिवारी जी का जो हत्या हुआ, इसका असली जिम्मेदार कौन है? क्या वो डीजीपी है जिसको ये डर था कि जो बड़े पैमाने पे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं और इसके खिलाफ जो भरत तिवारी जी आवाज उठा रहे हैं, तो आगे चल के इनका कहीं पोल ना खुल जाए, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं? क्या इस डर से भरत तिवारी जी के बारे में डीजीपी ने सम्राट चौधरी को ऐसा बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक स्थिति उसका खराब है, ताकि भरत तिवारी के इनकाउंटर का आदेश ऊपर से आ सके? या फिर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जो डीजीपी के मुंह बोले बयान से और एक वायरल वीडियो से, जो एक मात्र वायरल वीडियो और मुंह बोले बयान था, उसके चलते उसको लेकर बिना किसी रिसर्च का, बिना किसी जांच पड़ताल का ये आदेश दे दिए कि उस लड़के का इनकाउंटर कर दीजिए? या फिर हम और आप जैसे समाज के लोग इसका जिम्मेदार हैं, जो सोशल मीडिया पे बस ऐसे भदेरों गंदे कमेंट आए दिन देखते रहते हैं, दिन रात गंदे गंदे कंटेंट देखते हैं, शेयर करते हैं, उसका रीच बढ़ाते हैं, और जो कोई समाज का कल्याण करता है, समाज में सेवा करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके कमेंट में जाके क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहा है, बीजेपी कांग्रेस कर रहा है। अगर भरत तिवारी जी के साथ पहले ही वो लोग खड़े होते, जो आज लोग खड़े हैं उनके साथ, उनके लिए जो लोग आज बोल रहे हैं, वो लोग अगर भरत तिवारी जी के साथ पहले खड़े होते, पहले उनका समर्थन किए रहते, पहले बहुत कुछ उनके साथ बोले रहते, तो उनका अधिकारी सब बात भी मानता और आज भरत तिवारी जी हम लोग के बीच भी रहते। याद है आप सबको भरत तिवारी जी का वो 2024 का पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक दिन आएगा जब मैं अपना बलिदान दूंगा, फिर मेरे बलिदान से एक क्रांति की चिंगारी उठेगी, भ्रष्ट नेताओं का साम्राज्य भस्म होगा। तो आइए आप और हम मिलकर भरत तिवारी जी के सपनों को साकार करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनका जो सपना था उसको बस सोशल मीडिया तक ही नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी पे उनके सपनों को साकार करते हैं। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे उनके नाम का, उनके फोटो का स्टोरी लगाते हैं, बल्कि वास्तविकता में जितना भी उनका सपना था भ्रष्टाचार मुक्त या फिर किसी गरीबों का सहायता, वो सब हम लोग ग्राउंड रियलिटी पे करते हैं। और एक बार फिर से याद दिला दूं, भरत तिवारी जी का नाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग खत्म नहीं करना है, बल्कि यह जीवन उनका नाम बरकरार रखना है, उनके सपने को साकार करके।